नमस्कार, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के ट्यूटोरियल की। आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपको आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप पेड कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। एक रनिंग बैच है ट्रांसलेशन वाला, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आप यहाँ सीख रहे हैं। एक आरएएस के लिए पूरा कोर्स उपलब्ध है, ये कंप्लीट हो चुका है बैच। एक एसएससी सीडीएस वाले बच्चों के लिए पूरा कोर्स उपलब्ध है, ये कंप्लीट है बैच। तो सबसे पहले तो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे पैराजंबल। और ये जो पैराजंबल है वो पिछले साल मतलब प्रीवियस ईयर में सीजीएल टीयर सेकंड में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराजंबल्स करने के लिए मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आप सबसे पहले ऑप्शंस देखिए और ऑप्शंस से ही अप्रोच करने की कोशिश करिए ताकि एकदम सही आंसर आए और समय ना लगे। तो सब ऑप्शन की बात करें तो बी 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 और डी, 3 बार बी है तो क्यों ना बी से स्टार्ट किया जाए। तो बी में दे रखा है अजाइल ऑन वाटर। अजाइल का मतलब होता है जो ब्रिस्क है। अजाइल का मतलब जो ब्रिस्क है, एक्टिव है, बहुत ही फुर्तीला जो हो सकता है। तो ये बहुत ही फुर्तीला है पानी में, लेकिन जमीन पर जब चलता है तो बहुत ही ऑकवर्ड है, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथ सा लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। द ग्रीन एनाकोंडा, इसकी बात हो रही है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के सबसे लंबे जो स्नेक्स होते हैं, सबसे बड़े स्नेक्स होते हैं, उनमें से एक है। तो यहाँ से इंट्रोड्यूस किया इसने। बी के बाद में ए है, डी है और सी है। ए देखिएगा, इंस्टीड दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर्स। कॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब होता है ऐसे स्नेक्स जो कि लपेट लेते हैं ऐसे, है ना। ये किसी भी अपने शिकार को मारने के लिए अपने आप को रैप करते हैं उसके इर्द गिर्द, मतलब चारों ओर, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर्स। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं। मीनिंग दे स्क्वीज देयर प्रे, इसका मतलब ये है कि वो अपने शिकार को, प्रे का मतलब क्या है, शिकार, अपने शिकार को वो स्क्वीज करते हैं। स्क्वीज का मतलब कस कर जकड़ लेना, टू डेथ, और तब तक रखते हैं जब तक कि वो मर ना जाए, बिफोर स्वेलिंग इट होल, उसको निगलने से पहले। तो क्या इसका संबंध अभी इससे है क्या? ये जो इंस्टीड है ना, ये अभी फिलहाल आपको बता नहीं रहा कि किसकी बजाय। अगर इसमें कुछ ऐसा होता और उसका विपरीत हम करते तब हम इसको लगाते। तो इसका मतलब बी के बाद ए नहीं आएगा। फिर बी के बाद डी देखिए, मोस्ट पीपल अज्यूम दैट, अधिकांश लोग ऐसा मानते हैं कि एनाकोंडा जो होते हैं बहुत ही पॉइजनस होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं। बट एक्चुअली दे आर एक्चुअली नॉन वेनमस, लेकिन वो जहरीले नहीं होते हैं, ठीक है। एक्चुअली वो क्या है, नॉन वेनमस है। तो इसका मतलब ये आ सकता है, ठीक है। और अगर बी के बाद डी करोगे तो डी में दे रखा है, सॉरी डी दे करना था पहले। डी में दे रखा है 29 फीट लॉन्ग एंड 550 पाउंड्स दीज स्नेक्स आर ह्यूज, कि इसकी लंबाई जो है वो 29 फीट लंबा होता है, 550 पाउंड का इसमें वजन होता है। ये स्नेक्स बहुत ही बड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि क्यों ना बी के बाद डी कर दिया जाए, क्योंकि बी में एनाकोंडा की बात है। एनाकोंडा को थोड़ा सा आगे इंट्रोड्यूस इसी में किया गया है, तो बी के बाद डी देखिए। और डी के बाद अगर सी देखेंगे तो कहा कि ये नॉन वेनमस होते हैं। इसकी बजाय, मतलब वो अपने जहर से अपने शिकार को नहीं मारते हैं, बल्कि वो इसकी बजाय इससे मारते हैं। तो ए आंसर आए, मतलब ए जो है वो सी के बाद आएगा निश्चित रूप से। और सी के बाद अगर ए आएगा तो सी के बाद ए या तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, और यहाँ नहीं है, इन दो में से आना चाहिए था। अब आपको पता है कि बी के बाद में डी आना चाहिए, क्योंकि ये और कहीं फिट नहीं बैठेगा। ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है इसका, इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या आ जाना चाहिए, बी। ये आपका सही आंसर है। आओ सर स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल, नीड फॉर अ रीवैम्प। ये वाला एडिटोरियल जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो हादसा हुआ था, एरोप्लेन वाला हादसा, एयर इंडिया वाला हादसा, उसी का जो जांच चल रही है उसको थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है कि भाई क्या क्या चीजें थी उसके अंदर। टेक्निकल चीजें यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगी आपको। नीड फॉर अ रीवैम्प, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि नीड के साथ, नीड जब नाउन होता है तो उसके साथ जब प्रेपोजिशन आपको रिक्वायर्ड हो तो फोर लगता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नीड के साथ क्या लगता है, फोर। ऑव नहीं लगाना है, फोर लगाना है। दूसरा, ये जो रीवैम्प है इसका मतलब होता है क्या, इसको आप कह सकते हैं ओवरहॉल। मतलब कुछ आप एडजस्टमेंट करते हो, थोड़ा सा चेंज करते हो, किस लिए, ताकि वो चीज इंप्रूव हो जाए, उसको हम बोलते हैं ओवरहॉल, रीवैम्प। इसी को आप इम्प्रूवमेंट भी कह सकते हैं, और इसी को आप रिपेयर भी कह सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ इसका मतलब है कि सुधार की जरूरत है, ठीक है। सुधार के लिए यहाँ पे रिवैम्प का यूज किया है। रिवैम्प यहाँ पे नाउन है, ए डिटरमिनर दे रखा है, डिटरमिनर के बाद वाला वर्ड नाउन होता है, तो ये नाउन हो गया। तो रिवैम्प की आवश्यकता है, मतलब सुधार की जरूरत है। किसको लेकर लिखा गया है, ऑन द अहमदाबाद एयर क्रैश प्रोब। जो अहमदाबाद में एयर क्रैश, क्रैश का मतलब कलीजन से है, रैक से है, कलीजन या रैक, ठीक है, इसको भी क्रैश ही बोलते हैं। प्रोब का मतलब जांच है, तो इसको इंक्वेस्ट कह सकते हैं,
इसको आप स्क्रूटनी कह सकते हैं, इसी को आप इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं, जांच। तो ये लिखा गया है किस मुद्दे पर? अहमदाबाद एयर क्रैश की जांच और एविएशन सेफ्टी। एविएशन जो होता है ना, वो फ्लाइट को बोलते हैं, या फिर यूं कहिए कि हवाई जहाज को बनाने, डिजाइन करने, फ्लाई करने, उन सब को मिलाकर आप क्या कहते हैं, एरोनॉटिक्स जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एविएशन। तो विमानन, विमान मान लीजिए, विमान से संबंधित, सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो ये लिखा गया है अहमदाबाद एयर क्रैश प्रोब पर। तो अहमदाबाद में जो एयर क्रैश हुआ था उसकी जांच और विमान की सुरक्षा, इस विषय पर। इंडियाज एविएशन इंडस्ट्री, ये सब्जेक्ट है आपका। भारत की जो विमान इंडस्ट्री है, ठीक है, जो ये विमान वगैरह बनाती है, मस्ट रिव्यू, इनको जरूर से जरूर रिव्यू करना ही चाहिए। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। रिव्यू जो है ना, रिव्यू का मतलब पुनर्वलोकन करना है, तो एक प्रकार से जांचना है, ठीक है। और जांचना है तो आप इसको कह सकते हैं असेस, ASSESS। इसको आप इवेल्युएट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप एनालाइज करना भी कह सकते हैं। कुल मिला के इसका मतलब क्या हो जाएगा? जांचना हो जाएगा। अप्रेज एक सिनोनिम होता है इसका, जांच। तो ये कह रहा है कि भारत की जो विमान इंडस्ट्री है, ये सब्जेक्ट है पूरा, इसको जरूर से जरूर, मस्ट मॉडल है, और ये मॉडल जो है वो एक ऑब्लिगेशन, जो चीजें होती हैं ऑब्लिगेटरी या कंपलसरी होती हैं, उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो भारत की विमान इंडस्ट्री को जरूर से जरूर रिव्यू करना चाहिए, पुनर्वलोकन करना चाहिए। किसका? क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का, CRM बोलते हैं इसको शॉर्ट में। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, ये एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि किस प्रकार से मतलब एक ट्रेनिंग दी जाती है, क्रू को ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग प्रोसीजर है कि कैसे आपको कोई भी चीज जो है टैकल करनी है, किस प्रकार के स्किल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आएगी, डिजास्टर होगा, तो उस समय कैसे आपको चीजें जो हैं वो हैंडल करनी है, उसको बोलते हैं क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। क्रू जो होता है वो चालक दल को बोलते हैं, जो भी हवाई जहाज चला रहा है, उसका जितने भी कर्मचारी वहां पे काम करते हैं, उस स्टाफ को बोलते हैं कुल मिलाकर क्रू। ये कलेक्टिव नाउन होती है। तो रिव्यू का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। फिर समझा दो क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब है ये ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। और ये इसलिए दिया जाता है कि भाई आपको किस प्रकार से कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोई डिजास्टर वाली स्थिति आ जाए, तो वहां पे आपको टैकल कैसे करना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है, उसको, उस ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को हम CRM बोलते हैं। द प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट का मतलब प्राथमिक रिपोर्ट, तो इसको इनिशियल रिपोर्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। इसी को आप फर्स्ट फाइंडिंग्स कह सकते हैं। तो इनिशियल रिपोर्ट कह दीजिए, या इसको कहिए फर्स्ट फाइंडिंग्स। शुरुआत में जो चीजें सामने आई है ना, उसको हम बोल रहे हैं इन प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स। तो कह रहे हैं कि जो शुरुआती रिपोर्ट है, फ्लोइंग फ्रॉम, फ्लो फ्रॉम मतलब ये यहां से प्राप्त हो रही है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है ना। तो वो रिपोर्ट जो मिली है, कहाँ से हुई है? वैसे फ्लो का मतलब बहना है, तो वो रिपोर्ट जो यहाँ से निकल कर आई है, कहाँ से? इन्वेस्टिगेशन से। इन्वेस्टिगेशन जांच, और इन्वेस्टिगेशन जब नाउन है, इन्वेस्टिगेशन वैसे नाउन ही होता है, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, तो इसके साथ प्रेपोजिशन इनटू लगता है, याद रखिएगा। प्रोब की कहानी भी यही है। प्रोब हो या इन्वेस्टिगेशन हो, ये दोनों ही जब नाउन है, प्रोब तो खैर वर्ब भी होती है, तो यहाँ पे तो आपको समझना पड़ेगा कि नाउन है कि नहीं। वैसे इन्वेस्टिगेशन है वो नाउन ही होता है, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, तो इनके साथ में प्रेपोजिशन जो रिक्वायर्ड है वो इनटू लगता है। तो शुरुआती जो रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक है, वो शुरुआती रिपोर्ट्स कहाँ से आई हैं? जांच से। जांच किसका हुआ है? उस क्रैश का। क्रैश के पहले लग रखा था, हमें पता है कि कौन से क्रैश की बात कर रहे हैं। क्रैश का कलीजन या रैक हमने कहा। एन एयर इंडिया बोइंग 7878 एट अहमदाबाद, कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में हुआ। ये इस विमान का दे रखा है, मॉडल नंबर वगैरह सारा। कब की बात है? ऑन जून 12 2025 की, 12 जून 2025 को। जब कोई पर्टिकुलर डे या डेट की बात आप करते हैं तो ऑन लगता है। हैज अ फोकल पॉइंट नाउ, ये जो रिपोर्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका। इसकी वर्ब है ना, वो ये है हैज। फोकल पॉइंट जो होता है वो फोकस पॉइंट होता है। फोकल पॉइंट का मतलब की इश्यूज को कह सकते हैं, ये पूरा बता रहा हूँ। फोकल पॉइंट, इसको की इश्यू कह सकते हैं, इसको फोकस पॉइंट कह सकते हैं। ध्यान जिस पर अभी चल रहा है, ध्यान जिस पर लगाया जा रहा है, वो है फोकल पॉइंट, ठीक है। तो फोकल पॉइंट का मतलब क्या है? जो एक प्रकार से सेंट्रल कंसर्न का विषय है, मेन फोकस का विषय है ना। मेन फोकस भी इसको कह सकते हैं आप, या सेंट्रल इश्यू कह सकते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है कि जो शुरुआती रिपोर्ट है कहाँ से आई है, क्रैश की इन्वेस्टिगेशन से आई है, क्रैश किसका हुआ, कहाँ पर हुआ, किस डेट को हुआ, ये सब बता रखा है। इन सबको हटा देंगे तो ये सब्जेक्ट बचेगा, इसकी वर्ब हैज है, तो ये इसके कुछ हैज ए फोकल पॉइंट नाउ। अब ये एक फोकस पॉइंट बना हुआ है, इसी पर पूरा ध्यान लगाया जा रहा है। रिलीज्ड इन द अर्ली आवर्स ऑफ जुलाई 12, 2025। रिलीज्ड मतलब रिलीज किया गया, किसमें, शुरुआती घंटों में 12 जुलाई 2025, मतलब सुबह सुबह ही 12 जुलाई 2025 को रिलीज की गई। अ मंथ आफ्टर द एक्सीडेंट, 12 जून को एक्सीडेंट हुआ, एक महीना बीत गया, एक महीने के बाद दुर्घटना कौन सी है पता है इसलिए द लग रहा है। द एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरोज 15 पेज डॉक्यूमेंट, तो ये तो एक ब्यूरो है, ठीक है। इसकी 15 पेज की जो डॉक्यूमेंट है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा ही सब्जेक्ट, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद वाला पार्ट है ना वो अहम है, तो ये सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब है वो हैज हाईलाइटेड है, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट दर्शा रही है। हाईलाइट का मतलब है ये एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइज करना, या इसको आप अंडरलाइन करना भी कह सकते हो। दर्शाना, हाईलाइट करना, जोर देना, अंडरस्कोर करना, ये सारे इसके मतलब होते हैं, ठीक है। पॉइंट आउट करना, है ना, इसको पॉइंट आउट भी कह सकते हैं आप, पॉइंट आउट करना। तो ये 15 पेज की जो रिपोर्ट है ना, उसने पॉइंट आउट किया है क्या, द फ्यूल कंट्रोल स्विचेस ऑफ इंजन 1 एंड इंजन 2। ये ट्विन इंजन वाला विमान था, 2 इंजन इसमें थे, तो इसमें जो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस हैं, जिससे ईंधन को, फ्यूल को कंट्रोल हम करते हैं, हैविंग ट्रांजिशनड, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखिए। ट्रांजिशनड का मतलब है चेंज, शिफ्ट या ऑल्टर कह सकते हो, बदलना, ठीक है। बदलने के बाद किससे, पहले ये रन पे था, रन मतलब कि हाँ ऑपरेटिंग मोड में भी, जैसे बाइक में होता है, जैसे स्कूटी में होता है, जैसा गाड़ी में होता है ना। तो एक इसमें एक ऐसा बटन होता है जिसमें एक रन लिखा हुआ था, तो रन पे था कि हाँ अब एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा, चलेगा, ऑपरेटिंग मोड में था। उससे इसको बदल दिया गया, कहाँ पे ले जाया गया, पहले इस पे था, फिर ले जाया गया कट ऑफ पोजीशन। कट ऑफ पोजीशन का मतलब है कि अब ये विमान नहीं चलेगा, ठीक है। ये शटडाउन मोड होता है, कट ऑफ पोजीशन जो होती है वो शटडाउन मोड होता है, ठीक है, शटडाउन मोड पे ले जाया गया। तो देखो जहां से शुरुआत हुई वहां पे फ्रॉम है, जहां पे एंड हुआ वहां पे टू है, ठीक है। तो यहां से ट्रांजिशन होके इसको ऐसे कर दिया गया, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, ठीक है। दो थे, पहले इंजन को भी दूसरे इंजन को भी, विद अ टाइम गैप ऑफ 1 सेकेंड। और टाइम गैप कितना था, अंतराल कितना था, 1 सेकेंड में ही ऐसा कर दिया गया। फिर समझिए, ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है, एक के बाद दूसरा, तो ये कोई ऐसा नहीं कि दो ही स्विच हैं, ज्यादा ही होंगे, इस कारण से वन आफ्टर अनदर लिखा है, वरना तो वन आफ्टर दी अदर लिखते अगर दो ही होते तो। फिर समझ लो, तो कह रहा है कि 12 जुलाई 2025 को शुरू में ही सुबह ही रिलीज कर दी गई रिपोर्ट, 15 पेज की रिपोर्ट आई है, और बीच में थोड़ा समझाया है कि एक महीने बाद ये हुआ है। तो ये 15 पेज की जो रिपोर्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज हाईलाइटेड है, इसने दर्शाया है, इसने पॉइंट आउट किया है, फ्यूल कंट्रोल स्विचेस जो हैं इसके, ये बदल दिए गए थे, पहले ये रन मोड पे थे। रन मोड का मतलब होता है एक प्रकार से ऑपरेटिंग मोड पर थे, एक्टिव सेटिंग पर थे, ये है ऑपरेटिंग मोड, ठीक है। इससे इसको बदल दिया गया इस पर, एक के बाद एक, और एक एक सेकंड का ही गैप, मतलब 1 सेकंड के गैप में ही। दैट दिस हैपेंड, अब नया सेंटेंस है, दिस हैपेंड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। दैट को भी देखेंगे कहां पे इसकी वर्ब है। दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर फ्लाइट AI-171 हैड। अब ये कह रहा है कि ये हुआ जब फ्लाइट जो है, जो वायुयान है, एयरक्राफ्ट है, ये मॉडल नंबर, हैड बिगन टू लिफ्ट ऑफ, जब इसने शुरू किया, हैड बिगन, ये वर्ब हो गई, ठीक है। और ये वाला सब्जेक्ट हो गया। टू लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ मतलब जो रनवे पे चल रहा है विमान, फिर वो टेक ऑफ करेगा, तो ये लिफ्ट ऑफ का मतलब टेक ऑफ करना मान लो। जब इसने टेक ऑफ करना शुरू किया, कहां से, 3505 मीटर लंबे रनवे से, लीडिंग टू, लीड टू का मतलब होता है कोज्ड, या इसको कहेंगे क्या, गिव राइज टू, मतलब ये कारण बना, या इसे हम कहेंगे रिजल्ट इन, इसका परिणाम निकला। परिणाम क्या निकला, द इंजन्स बिगिनिंग टू डिक्रीज फ्रॉम, कि जो इंजन्स हैं वो शुरू होने लग गए, डिक्रीज फ्रॉम देयर टेक ऑफ वैल्यूज, कि टेक ऑफ करने का उनका जो पावर होता है ना, वो पावर इनका कम होने लग गया। क्यों, क्योंकि एज फ्यूल स्टारवेशन हिट, ये एज जो है वो कंजंक्शन है,
नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है, फ्यूल स्टारवेशन सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है। क्योंकि फ्यूल स्टारवेशन शुरू हो गया, क्योंकि फ्यूल जो है वो सप्लाई नहीं हो रहा था, फ्यूल की कमी हो गई थी, तो फ्यूल स्टारवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ फ्यूल। लैक ऑफ फ्यूल होता ना, स्टारवेशन का मतलब हंगर होती है, भूखमरी। तो वैसे ही ये जो है ना, जो ईंधन जिसको मिलना चाहिए, सप्लाई मिलना चाहिए, वो हुआ नहीं, तो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल होने लग गया इस कारण से। ठीक है, हैज एक्सेंचुएटेड अनदर डिटेल। अब ये सारी घटनाएं यहां से लेकर यहां तक की बात करी, उसके लिए दैट आ रहा था। अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज एक्सेंचुएटेड। इसने एक्सेंचुएट कर दिया है एक और डिटेल, मतलब इसने एक और डिटेल को हाईलाइट कर दिया है। एक्सेंचुएट होता क्या है? एक्सेंचुएट जो वर्ड है इसका मतलब है हाईलाइट करना। इसका मतलब क्या है? हाईलाइट करना, या इसका मतलब क्या है? एम्फेसाइज करना। ठीक है, इसने एक और डिटेल को जोड़ दिया है इस पे। फिर समझो, यहां से देखिए, ये सब हुआ, दिस की वर्ब ये हो गई। जस्ट आफ्टर, ये एक प्रकार से वैसे तो फ्रेज है, वैसे एडवर्ब का काम करेगा। किसके बाद? जब ये जो हवाई जहाज है इसने शुरू किया था टेक ऑफ करना इतने लंबे रनवे से। अब ये तब हुआ जब इसने शुरू किया, तो इसमें हुआ क्या? इसका परिणाम ये निकला कि चूंकि अब कट ऑफ पोजीशन पे लगा दिया था, तो इसलिए इंजन जो है वो शुरू हो गए डिक्रीज होना। ठीक है, इनकी जो एक टेक ऑफ करने की जो पावर होती है वो कम होने लग गई। ठीक है, क्योंकि फ्यूल स्टारवेशन हो गया था, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी। ठीक है, और ये सब घटना घटी, इसने क्या कर दिया? इसने एक और डिटेल कि भाई एक डिटेल और जाओ इसके अंदर, इस डिटेल को हाईलाइट किया है कि एक और डिटेल में जाने की जरूरत है। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड टू सेपरेट स्विचेस। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कैसे दो अलग अलग स्विचेस थे। ठीक है, अगर दो ही स्विचेस थे ना वहां पे, तो फिर ये एक ग्रामर की गलती है यहाँ पे, वन आफ्टर अनदर ना आके दी अदर आना चाहिए। क्योंकि जब दो ही हैं और पक्का पता है कि एक हो गया दूसरा कौन सा, तो दी अदर ही आएगा, अनदर मतलब तो एक के बाद एक, तो यहाँ दी अदर आना चाहिए भाई। तो हाउ डिड टू सेपरेट स्विचेस, की कैसे दो अलग अलग स्विचेस दैट आर गार्डेड बाय ब्रैकेट्स। गार्डेड बाय ब्रैकेट्स मतलब प्रोटेक्टेड बाय ब्रैकेट्स, प्रोटेक्टेड बाय ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मतलब वो स्विचेस जो कि जिनमें ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, इनसे सुरक्षित है। दैट जो आ रहा है वो इन स्विचेस के लिए है, तो इसकी वर्ब है वो आर है। ठीक, और फीचर अ मेटल स्टॉप, फीचर का मतलब यहाँ पे इंक्लूड करना है, शामिल करना है। वैसे इसको ऐसे मान लो, हैव मान लो, है ना, इसको हैव भी मान सकते हो यहाँ पे, पोजीशन। तो कैसे दो अलग अलग स्विचेस जो कि ब्रैकेट्स के द्वारा गार्डेड हैं और उनमें एक मेटल स्टॉप लॉकिंग सिस्टम मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म का मतलब सिस्टम, मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म। अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि एक लॉक सिस्टम यहाँ पे होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई लॉक सिस्टम है, उसके लिए यूज किया गया है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म है, सेपरेट सिस्टम्स हैं, किसके लिए? रिडंडेंसी, मूव टू, टेक ऑफ, कट ऑफ। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का मतलब क्या है? रिडंडेंसी वैसे तो होता है ज्यादा को, मतलब एक्सेस को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बैकअप सिस्टम को बोलेंगे। जो बैकअप सिस्टम होता है उसके लिए, चूंकि ये इस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, बैकअप सिस्टम इसको कहिए, या एक्स्ट्रा सेफ्टी सिस्टम मान लीजिए। एक्स्ट्रा सेफ्टी सिस्टम, अतिरिक्त सुरक्षा सिस्टम है ये। ठीक है, अतिरिक्त सुरक्षा सिस्टम। अब समझो ये कैसे मतलब मूव किया इसने कट ऑफ पे, मतलब कट ऑफ हुआ कैसे? अब डिटेल में जाने की जरूरत है, वहां से स्टार्ट किया। देखो, डिड है वो वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी मैन वर्ब इसने यहां दे रखी है मूव, ये मैन वर्ब है। ठीक है, तो कैसे दो सेपरेट स्विचेस, अब इन दो सेपरेट स्विचेस को मानिए सब्जेक्ट। ठीक है भाई, हेल्पिंग वर्ब WH वर्ड आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये तो होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में हेल्पिंग WH वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर मैन वर्ब आएगी। तो इसने बीच में क्या कर दिया, थोड़ा सा चर्चा कर दी, यहां से लेकर और यहां तक, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चर्चा हो गई। इसके बाद अगर देखोगे तो सीधा सीधा ये बन रहा है, हाउ डिड टू सेपरेट स्विचेस मूव टू कट ऑफ, कि कैसे दो अलग अलग स्विचेस जो है वो मूव हो गए, कट ऑफ पर कैसे चले गए, कैसे वो रन से कट ऑफ पे चले गए। बीच में समझाया कि वो स्विचेस जो गार्डेड है ब्रैकेट से,
उनमें एक मेटल स्टॉप लॉकिंग मैकेनिज्म भी है, उनमें सेपरेट सिस्टम्स भी है, किसके लिए, बैकअप सिस्टम के लिए। तो कैसे ये हो गए, एंड वाई, और क्यों हो गए, एक प्रश्न ये भी है। द एलिमेंट ऑफ बेफलमेंट, बेफलमेंट मतलब होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है। तो कह रहे हैं जो एलिमेंट ऑफ बेफलमेंट है, जो कंफ्यूजन वाला जो एक दे रखा है, ये कंफ्यूजन वाला जो एलिमेंट है, कि ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ना, कैसे हो गए, क्यों हो गए, पजलमेंट भी कह सकते हैं। बाई वन क्रू मेंबर, कि एक क्रू मेंबर जो था, क्रू था उसमें एक मेंबर जो था, एंड डिनाइल बाई द अदर पायलट, डिनाइल का मतलब होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन या रिफ्यूजल, मना कर दिया दूसरे ने। तो एक तरफ तो एक क्रू मेंबर तो कह रहा था, वो कंफ्यूज था, दूसरे ने इनकार कर दिया ओवर द कट ऑफ को लेकर, कि उसने पूछा कि भाई तुमने किया क्या कट ऑफ पे, उसने कहा नहीं मैंने ही नहीं किया, है ना। ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, इसके संबंध में, ये प्रेपोजिशन है। तो कट ऑफ जो हुआ उसकी बात कर रहा, दे लग गया। तो कट ऑफ के बारे में जो बेफलमेंट का विषय था, कंफ्यूजन का विषय था, एक ने पूछा कि भाई तूने कट ऑफ किया क्या, उसने कहा नहीं मैंने नहीं किया। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैज कंपाउंडेड, इसने कंपाउंड कर दिया। कंपाउंड करने का मतलब है इसने वर्सन कर दिया, इसने एग्जर्बेट कर दिया, इसने एग्रावेट कर दिया, मतलब इसने और ज्यादा बदतर कर दिया द इश्यू, इस मुद्दे को, इस मामले को। मोर सो मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, मतलब इससे भी ऊपर, मोर सो मतलब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, इससे भी ऊपर। इन द एब्सेंस ऑफ द फुल एंड रो ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग, इससे भी ऊपर एक और बदतर चीज ये हुई कि फुल एंड रो, रो मतलब अनएडिटेड, जिसको एडिट नहीं किया गया। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है प्रिंटेड फॉर्म जो होता है, जो कुछ भी आपने बोला है, जो कुछ भी लिखा है, उसको प्रिंटेड फॉर्म में आप निकलवा लो, वो ट्रांसक्रिप्ट है। कॉकपिट वो जगह जहां पर पायलट्स बैठते हैं ना, उसको बोलते हैं कॉकपिट। तो एक ये भी है कि जो अनएडिटेड, जिसको एडिट नहीं किया गया, वो जो भी बातचीत उस कॉकपिट में हुई होगी, कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो जो भी बातचीत वहां पे हुई होगी, उसका जो एक अनएडिटेड प्रिंटेड फॉर्म है और फुल प्रिंटेड फॉर्म जो है वो भी अनुपस्थित है, वो भी नहीं मिल रहा। तो ये सब चीजें जो है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला सिस्टम चल रहा है। आगे देखिए, हाउ एवर, हालांकि, ये कंजंक्टिव एडवर्ब हो गया, कंजंक्टिव एडवर्ब है। कंजंक्टिव एडवर्ब का मतलब हो गया कि ये विरोधाभास बताएगा। इन द मिडस्ट ऑफ, मिडस्ट ऑफ का मतलब है अमिड, इस बीच। क्राइसिस का मतलब संकट होता ही है। हालांकि संकट के बीच, व्हाट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, क्या चीज है जो एक्नॉलेज की जानी चाहिए। एक्नॉलेज का मतलब होता है कन्फेस करना, एडमिट करना, ठीक है, स्वीकार करना, ठीक। तो ये कह रहा है कि क्या चीज वो जो है वो स्वीकार की जानी चाहिए, वो। तो व्हाट मस्ट बी एक्नॉलेज्ड, ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा। पैसिव वॉइस बन रहा है बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसकी वर्ब है वॉज। तो हालांकि इस संकट के बीच, इस क्राइसिस के बीच, क्राइसिस का प्लूरल है वो क्राइसिस बनता है, इसका प्लूरल यो बनता है, इस आगे वाले आई को ई में चेंज करते हैं, ठीक है, ये बहुवचन बन जाएगा। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो कह रहा है कि हालांकि इस संकट के बीच क्या वो चीज है जो स्वीकार की जानी चाहिए, वो ये था कि डिस्प्ले ऑफ एयरमैनशिप। एयरमैनशिप का मतलब है कि डिफिकल्ट हालात में कैसे आपने स्किल का परिचय दिया, कैसे आपने विमान को कंट्रोल किया, वो चीज जो था ना, प्रदर्शन। इस डिस्प्ले का मतलब है एग्जिबिट, एग्जीबिशन, प्रदर्शन, शो। तो ये जो शो ऑफ एयरमैनशिप है, वो चीज है ना स्वीकार करनी चाहिए कि भाई बहुत अच्छे से पायलट ने कोशिश करी थी, अपनी पूरी भरपूर कोशिश की थी कि बचाया जाए। विद अ पार्शियली सक्सेसफुल रिलाइटिंग, और पार्शियली मतलब पार्टली, इन्होंने आंशिक रूप से सफल भी हो गए थे। क्या, रिलाइट करने मतलब आपस से इंजन को चलाने में, इंजन, इसका इंजन, ठीक है, इस इंजन को रिलाइट करने में सफलतापूर्व, सफलता मिल भी गई थी, आंशिक रूप दोबारा स्टार्ट भी हुआ था। विच एंडेड विद द कॉल ऑफ मे डे, लेकिन ये जो सारे प्रयास थे, इसका एंड हुआ इसके साथ। कॉल ऑफ मे डे जो होता है ना, ये एक इंटरनेशनल रूप से एक क्या कह सकते हो कि घोषणा होती है पायलट्स के द्वारा कि अब ऐसी इमरजेंसी आ पड़ी है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, ठीक है, ऐसे आपातकाल की हम स्थिति में है कि जो जीवन को खतरे में डालने वाली है, ऐसी घोषणा इन्होंने कर दी थी। तो कॉल ऑफ मे डे जो होता है, ये एक एक प्रकार से घोषणा होती है, एक डिक्लेरेशन होता है, जिसमें कि आप ये कहते हैं कि साहब अब शायद हम बच नहीं पाए, ऐसी घोषणा को बोलते हैं। तो इमरजेंसी डिस्ट्रेस जो होता है ना, उसको बोलते हैं।
मतलब इसको मैं अगर इंग्लिश में बोलूँ तो इसको ऐसे कह सकता हूँ, इमरजेंसी इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल ऑफ मेडे। तो इस प्रकार का इन्होंने फिर घोषणा करी, लास्ट में ये हुआ। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल। एक अपना स्पेलिंग मिस्टेक का कैसे आप सही कर सकते हो, वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो देखिए। एक टेंस का वीडियो, केवल 9 ही चीजें बता रखी हैं और 9 थिंग्स के जरिए आप टेंस पूरा कवर कर सकते हैं, वो देखिए। एक एक्टिव पैसिव का छोटा सा वीडियो है जिसमें पूरा, मतलब अगर आपने वो वीडियो देखा तो फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, वो भी देखिए। जल्द ही एक नरेशन का वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये सीरीज जो है, अपना ग्रामर हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन एक अलग अंदाज में कंप्लीट करेंगे कि एक एक वीडियो से ही पूरे टॉपिक्स आप कवर कर पाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन नमस्कार।